State has no right to acquire every private property arrest asserts सी। संपत्ति के अधिकार भारत में एक संवैधानिक अधिकार हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 300 में उल्लिखित है। स्थिति संपत्ति के अधिकार भारत के संविधान में 1978 तक एक मौलिक अधिकार था। जब इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था, फिर इसे अनुच्छेद 300 के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। विषय वस्तु अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि राज्य कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नागरिक की संपत्ति नहीं छीन सकता। निजी संसाधनों के राज्य अधिग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। परिचय सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीश वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि निजी खिलाड़ियों के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता, जिसका उपयोग सरकार द्वारा सामान्य भलाई के लिए किया जा सकता है। यह निर्णय राज्य की अधिग्रहण शक्ति को प्रतिबंधित करता है तथा भारत के आर्थिक मॉडल में राज्य प्रधान से मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदलाव पर जोर देता है। मुख्य भाग आर्थिक विचार में भारतीय अर्थव्यवस्था भारी राज्य नियंत्रण के दौर से सार्वजनिक और निजी निवेश के सह-अस्तित्व में चली गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत की राय ने एक कठोर आर्थिक सिद्धांत को खारिज कर दिया, जो निजी संसाधनों पर व्यापक राज्य नियंत्रण की वकालत करता है। 1970 के रंगनाथ रेड्डी मामले में न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण लायर की व्याख्या का संदर्भ दिया गया, जहाँ उन्होंने सुझाव दिया था कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति का उपयोग आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में किया जा सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और खारिज किए गए उदाहरण न्यायमूर्ति लायर की व्याख्या ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग 1982 और मफतलाल इंडस्ट्री 1997 के निर्णयों को प्रभावित किया, जिसमें पहले निजी संपत्ति पर व्यापक राज्य शक्ति को बरकरार रखा गया था। 9 न्यायाधीश की पीठ ने इस व्याख्या को खारिज कर दिया। यह दर्शाया है कि यह एक विशिष्ट आर्थिक विचारधारा के साथ संरेखित है, जिससे भारत अब दूर हो गया है। समाजवाद से बाजार आधारित सुधारों की ओर बदलाव मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने समाजवाद से उदारीकरण तथा भारत के आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला, जिसमें समय के साथ विविध आर्थिक मॉडल और नीतियों को अपनाया गया। निर्णय में माना गया है कि भारत का जीवंत लोकतांत्रिक ढांचा विभिन्न आर्थिक नीतियों की अनुमति देता है, जिन्हें मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं के माध्यम से चुना जाता है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए संवैधानिक दृष्टि न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसे आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना की थी जो आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए निर्वाचित सरकारों के निर्णय पर भरोसा करता है। इस दृष्टि ने भारत के तीव्र आर्थिक विकास का समर्थन किया है और इस वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। आगे की राह सार्वजनिक और निजी हितों में संतुलन भविष्य की नीति और कानूनों में निजी संपत्ति के मालिकों के अधिकारों को समुदाय के कल्याण की सेवा करने की राज्य की जिम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। न्यायपालिका और नीति निर्माताओं को उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जिनके तहत निजी संसाधनों को समुदाय के भौतिक संसाधन माना जा सकता है। आर्थिक मॉडल विकसित करना निर्णय में बदलती वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितियों का जवाब देने के लिए आर्थिक नीतियों में अनुकूलनशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो किसी एक आर्थिक विचारधारा के सख्त पालन से परे हैं। संवैधानिक विश्वास को मजबूत करना यह निर्णय संविधान के आर्थिक लोकतंत्र के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। निर्वाचित सरकारों को समकालीन चुनौतियों और आकांक्षाओं के अनुकूल आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है। निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश का सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ यूपी मद्रास एक्ट ऑल्सो कन्फर्म स्टेट्स रेगुलेटरी पावर्स। अधिनियम का आंशिक रूप से कायम रहना सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें शैक्षिक मांगों को सुनिश्चित करने के लिए मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के राज्य के अधिकार की पुष्टि की गई। यूजीसी अधिनियम के साथ टकराव न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कामिल स्नातक और फाजिल स्नातकोत्तर स्तरों पर
उच्च शिक्षा से संबंधित अधिनियम के प्रावधान असंवैधानिक हैं क्योंकि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम के साथ टकराव करते हैं। यह टकराव इसलिए पैदा होता है क्योंकि यह अधिनियम संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 66 के तहत उच्च शिक्षा के मानकों को विनियमित करने की केंद्र की विशेष शक्ति का उल्लंघन करता है। मदरसा शिक्षा का विनियमन अधिनियम कामिल और फाजिल स्तरों के अलावा यह सुनिश्चित करने की राज्य की जिम्मेदारी के अनुरूप माना गया है कि मदरसों में छात्र बुनियादी स्तर की योग्यता प्राप्त करें। अधिनियम मदरसा बोर्ड को पाठ्यक्रम, मानक, शिक्षक योग्यता और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है, जिससे छात्र को समाज और आर्थिक अवसरों में एकीकृत करने में सहायता मिलती है। शैक्षणिक मानकों में राज्य की रुचि निर्णय में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। राज्य को शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने में रुचि है और वह अल्पसंख्यक संस्थाओं की अल्पसंख्यक प्रकृति का उल्लंघन किए बिना गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनकी मान्यता और सहायता के लिए शर्तें लगा सकता है। शैक्षणिक प्रविष्टियों की व्याख्या न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत शिक्षा को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जिसमें मान्यता प्राप्त मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए। यह व्याख्या मदरसों को उनके धार्मिक फोकस के बावजूद राज्य के शैक्षिक नियमों के दायरे में लाती है। अनुच्छेद 21A के साथ संगति न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने के अधिकार के साथ संरेखित होना चाहिए। अधिनियम के तहत मदरसा बोर्ड धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में उनकी धार्मिक पहचान को कम किए बिना धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए नियम राज्य सरकार की मंजूरी के साथ बना सकता है। फैसले के निहितार्थ अल्पसंख्यक शिक्षा में राज्य की भूमिका राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को एक निश्चित सीमा तक विनियमित कर सकता है, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ शैक्षिक मानकों का संतुलन बना रहे। केंद्रीय क्षेत्र अधिकार की विशिष्टता उच्च शिक्षा मानकों से संबंधित मामले केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो उच्च शिक्षा के संबंध में यूपी अधिनियम जैसे राज्य कानूनों को सीमित करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना यह निर्णय अल्पसंख्यक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की राज्य की क्षमता का समर्थन करता है, जिससे संस्थानों के धार्मिक फोकस से समझौता किए बिना मदरसा छात्रों को धर्मनिरपेक्ष विषयों में लाभ मिलता है। राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड्स रिवाइटलाइज एजुकेशन भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियाँ। परिचय भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर उद्योग के लिए तैयार स्नातक तैयार करने में, जबकि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों और आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों ने पहुंच का विस्तार किया है। अधिकांश स्नातकों में उद्योग आवश्यक कौशल की कमी है। उच्च अध्ययन करने में रुचि रखने वाले छात्रों की गुणवत्ता के बारे में शोध संस्थाओं में भी चिंताएं बढ़ रही हैं। सभी क्षेत्रों में कौशल का अंतर देखा जाता है और उच्च शिक्षा में घटते नामांकन से देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को खतरा है। मुख्य भाग शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता संकाय की अपर्याप्त प्रशिक्षण और संस्थागत रैंकिंग के लिए प्रकाशनों पर अत्यधिक जोर देने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। संकाय अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बजाय संस्थागत रैंकिंग से प्रेरित होकर शोध पत्रों और पेटेंट को प्राथमिकता देते हैं, जिससे शैक्षिक मानक कम हो जाता है। कई संस्थानों में मजबूत शोध वातावरण का अभाव है, जिसके कारण संकाय कम गुणवत्ता वाले प्रकाशनों में संलग्न हो जाते हैं, जिससे शिक्षण से संसाधन हट जाते हैं। सुधार के लिए प्रयासों को पुनर्संतुलित करना शिक्षण और शोध संस्थानों के लिए अलग अलग रैंकिंग संकाय पर दबाव कम करने के लिए शोध आउटपुट के बजाय शिक्षण गुणवत्ता के आधार पर शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने का सुझाव। शैक्षणिक मानकों को बढ़ाने के लिए संकाय विकास कार्यक्रमों, मेंटरशिप और प्रभावी शिक्षक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करें। शैक्षणिक पदानुक्रम के भीतर शिक्षण केंद्रित ट्रैक जैसे शिक्षण सहायक, एसोसिएट प्रोफेसर स्थापित करना। सहयोगात्मक रूपरेखा सहयोगी परियोजनाओं के लिए अनुसंधान और शिक्षण संस्थाओं के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना। अनुसंधान में रुचि रखने वाले शिक्षण संस्थानों के संकाय को अनुसंधान संस्थाओं के संकाय के साथ सहयोग करना चाहिए।
वित्त पोषण एजेंसियां इन सहयोग का समर्थन कर सकती हैं, जैसे कि ANR की त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए भागीदारी जैसे कार्यक्रमों में जोर दिया गया है। संयुक्त डिग्री कार्यक्रम संस्थाओं के बीच संयुक्त समझौते। शोध संस्थान शिक्षण संस्थानों के साथ संयुक्त डिग्री कार्यक्रम स्थापित कर सकते हैं, जिससे शीर्ष छात्रों को दोनों प्रकार के संस्थाओं में अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। यह हाइफनेटेड डिग्री दृष्टिकोण, जिसमें छात्र शोध संस्थानों में अंतिम वर्ष बिताते हैं, दोनों में पाठ्यक्रम और शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। इस मॉडल को समय के साथ विस्तारित किया जा सकता है। चुनिंदा साझेदारी से शुरू करके धीरे धीरे पैमाने में वृद्धि की जा सकती है। वैश्विक और स्थानीय उदाहरण। US सामुदायिक कॉलेज स्थानांतरण कार्यक्रमों जैसे समान मॉडल ने पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार करने में सफलता दिखाई है। भारतीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भी संलग्न है। भारत के भीतर इसी तरह के सहयोग से आदान प्रदान और संकाय गतिशीलता के माध्यम से छात्रों और संकाय दोनों को लाभ हो सकता है। आगे की राह। शिक्षण शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करें। समर्पित संसाधनों के माध्यम से शिक्षण शास्त्र में सुधार को प्राथमिकता दें, जिससे शिक्षण संस्थाओं में शोध आउटपुट पर दबाव कम हो। शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम और शिक्षण मानकों को शोध केंद्रित संस्थानों के साथ संरेखित करें। सहायक नीतिगत वातावरण। राज्य और केंद्रीय वित्त पोषण शिक्षण उत्कृष्टता केंद्रों और शैक्षणिक सहयोग का समर्थन कर सकते हैं। संस्थागत मानकों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के उद्देश्य पर विचार करें। आधार बायोमेट्रिक डाटा एक्सेस विल एड फॉरेंसिक गोपनीयता और गरिमा का संतुलन। मृतक व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार डेटा तक पहुंच। परिचय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त गोपनीयता नियमों को बनाए रखता है। आधार अधिनियम व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी, विशेष रूप से कोर बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। हालांकि अज्ञात शवों की पहचान के मामले में दुविधा पैदा होती है, जैसे ऐसे बायोमेट्रिक डेटा तक पहुंच मृत के सम्मान के अधिकार को बनाए रख सकती है। मुख्य मुद्दे। आधार अधिनियम की कानूनी ढांचा और प्रतिबंध। आधार अधिनियम की धारा 33 फर्स्ट न्यायालय के आदेश के तहत कुछ जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देती है, लेकिन धारा 29(1) और धारा 33 कोर बायोमेट्रिक को साझा करने पर सख्ती से रोक लगाती है। इससे उन स्थितियों में कानूनी चुनौती पैदा होती है जहां फिंगरप्रिंट एक्सेस अज्ञात शवों की पहचान करने में सहायता कर सकता है, खासकर हाशिए पर रहने वाले लोगों की। मानवीय गरिमा और जीवन का अधिकार। भारतीय न्यायपालिका ने मृतक व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार के अधिकार को मान्यता दी है, जैसे कि कैदियों के शवों के साथ मानवीय व्यवहार और प्रवासी श्रमिकों के सम्मानजनक प्रत्यावर्तन से संबंधित मामलों में। अज्ञात शव की पहचान करना, जिनमें से कई कमजोर सामाजिक समूहों से हैं, गरिमा के साथ जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार के साथ संरेखित है, जो मृत्यु से परे गरिमा को बढ़ाता है। मृतक व्यक्तियों की पहचान में चुनौतियाँ। कई अज्ञात शव ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनका कोई करीबी पारिवारिक संबंध नहीं होता, जैसे कि प्रवासी श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर या बेघर व्यक्ति। मानक जांच प्रक्रिया, जैसे शरीर की जांच, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट मिलान सीमाओं का सामना करती है, खासकर सड़ चुके शवों या पहचान संबंधी दस्तावेजों की कमी के मामले में। फिंगरप्रिंट डेटाबेस आमतौर पर ज्ञात आपराधिक रिकॉर्ड तक सीमित होती है और रिकॉर्ड अक्सर डिजिटल नहीं होते, जिससे पहचान में देरी होती है। वैश्विक अभ्यास और अमेरिका के साथ तुलना। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून प्रवर्तन एजेंसियां मृतक व्यक्ति पहचान DPI सेवाओं के तहत व्यापक फिंगरप्रिंट डेटाबेस तक पहुंच सकती हैं। उन्नत एल्गोरिथम होमलैंड सुरक्षा और रक्षा जैसी एजेंसियां द्वारा रखे गए डेटाबेस के साथ मृतक के फिंगरप्रिंट का मिलान करने में मदद करते हैं, जिससे त्वरित पहचान में मदद मिलती है। आधार डेटा तक सीमित पहुंच का मामला। लावारिस मृतक शवों की पहचान के लिए आधार के मुख्य बायोमेट्रिक डेटा तक पुलिस को सशर्त पहुंच प्रदान करने से जांच की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। यह पहुंच आदर्श रूप से किसी अज्ञात व्यक्ति से संबंधित आधिकारिक FIR वाले मामले तक सीमित होगी, जिससे कि समीक्षा उच्च न्यायालय के आदेश की आवश्यकता के बजाय न्यायिक
मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। इस तरह का दृष्टिकोण गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करता है, जबकि अज्ञात मृतक व्यक्तियों के लिए सम्मान बनाए रखने की व्यवहारिक आवश्यकता को संबोधित करता है। आगे का रास्ता कानूनी और विनियामक समायोजन। मृतक की पहचान के लिए मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी तक सशर्त पहुंच की अनुमति देने के लिए आधार अधिनियम में संशोधन करें, जिससे कानूनी सुरक्षा उपाय और न्यायिक निगरानी द्वारा समर्थित किया जाए। सुनिश्चित करें कि यह पहुंच केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही उपलब्ध हो, जैसे कि एफआईआर दर्ज करना और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन, जिससे उच्च न्यायालय पर बोझ कम हो। एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना। एक सुरक्षित तंत्र लागू करें जहां आधार डेटा को नियंत्रित तरीके से एक्सेस किया जा सके। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी एक्सेस अनुरोधों का रिकॉर्ड रखा जाए। इंडिया वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबॉक्स 2024 कॉमन्स 8 अम्बाला हरियाणा। विनबॉक्स 2024 वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबॉक्स 2024 का 5वां संस्करण हरियाणा के अम्बाला में शुरू हुआ। विनबॉक्स 2024 का उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह संस्करण दोनों देशों की सेना और वायु सेना के कर्मियों द्वारा पहली बार द्विसेवा स्तर की भागीदारी के साथ दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। भारतीय सेना की टुकड़ी में 47 कर्मी शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट के साथ साथ अन्य हथियारों और सेवाओं के कर्मी करते हैं। विनबॉक्स 2024 इस महीने की 23 तारीख को समाप्त होगा। यह भारत और वियतनाम में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भाग लेने वाले देश भारत और वियतनाम। प्रकार सैन्य अभ्यास शुरू हुआ 2018। पहला संस्करण जबलपुर मध्य प्रदेश। उद्देश्य शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 8 के तहत सहयोग, अध्याय 7 के तहत सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालन को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। एक्सरसाइज विनबॉक्स स्टार्टेड इन 2018। फर्स्ट एडिशन जबलपुर मध्य प्रदेश। टाइप मिलिट्री एक्सरसाइज। पार्टिसिपेटिंग नेशन इंडिया वियतनाम। 2024 एडिशन अम्बाला हरियाणा। annual training event held alternated in India and Vietnam. Faster collaboration, ensure interoperability and exchange best practice in UN peacekeeping operations under Chapter 7. विनबॉक्स 2024 के संबंध में लिखित कथन पर विचार करें। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबॉक्स 2024 का 5वां संस्करण हरियाणा के अम्बाला में शुरू हुआ। गलत। सही है। वियतनाम भारतीय। गलत। कौन सा कथन गलत है? तो पहला सही है। ठीक। यह संस्करण दोनों देशों की सेना और नौसेना कर्मियों द्वारा पहली बार द्विसेवा स्तर की भागीदारी के साथ दायरे में उल्लेखित वृद्धि को दर्शाता है। विनबॉक्स का उद्देश्य दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास को बढ़ाना है। यह संस्करण दोनों देशों की सेना और वायु सेना कर्मियों द्वारा पहली बार द्विसेना स्तर की भागीदारी के साथ दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह संस्करण दोनों देशों की सेना और नौसेना कर्मियों द्वारा पहली बार द्विसेना स्तर की भागीदारी पहली बार द्विसेवा। यह संस्करण दोनों देशों की सेना और वायु सेना, दोनों देशों की सेना और नौसेना, इसमें नौसेना बोला होगा, इसमें वायुसेना बोला गया। पहला ठीक है। वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2024 का 5वां संस्करण हरियाणा के अम्बाला में शुरू हुआ था। सही है, लेकिन इसमें क्या गलत बताना है। तो यह दूसरा है। यह संस्करण दोनों देशों की सेना और नौसेना की जगह पर रहेंगे वायुसेना कर्मियों द्वारा पहली बार द्विसेवा स्तर की भागीदारी के साथ दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। तो दूसरा कथन गलत है, केवल 2 बी।
कोलंबिया ने जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के लिए पोर्टियो के सम्मेलन की (COP) की 16वीं बैठक में प्रकृति के साथ शांति गठबंधन की शुरुआत की। प्रकृति के साथ शांति गठबंधन: इस गठबंधन में मेक्सिको, स्वीडन, युगांडा और चिली सहित 4 महाद्वीपों के देश शामिल हैं। इनमें से कोई भी देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में से नहीं है। यह गठबंधन उन देशों के लिए खुला है जो प्रकृति के साथ मानवता के रिश्ते को बदलने के उद्देश्य से सिद्धांत के एक सेट पर सहमत हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भारत को ARINAP की संचालन समिति में शामिल किया गया है। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया प्रशांत (ARINAP) यह एशिया प्रशांत में अपराध की आय से निपटने के लिए समर्पित एक प्रमुख बहु-एजेंसी नेटवर्क है। यह वैश्विक कैरीन नेटवर्क का भी सदस्य है। कैरीन कानून, प्रवर्तन और न्यायिक चिकित्सकों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है जो संपत्ति का पता लगाने, उसे फ्रीज करने, जब्त करने और जब्त करने के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। सदस्य 28 सदस्य क्षेत्राधिकार भारत सहित और 9 पर्यवेक्षक। मैती ने DCSC परियोजना की शुभारंभ घोषणा की है। डिजिटल इंडिया सर्विस सेंटर परियोजना DICSC उद्देश्य नागरिकों को सुलभ ई-गवर्नेंस, वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटना। यह आधार पंजीकरण, बैंकिंग, टेली-लॉ आदि सहित विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा। प्रत्येक केंद्र हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा। कार्यान्वयन: कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। प्लेस न्यूज फिलीपींस। ये है मलेशिया, साबा, फिलीपींस, मनीला। फिलीपींस आधिकारिक तौर पर फिलीपींस गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह है। दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह है। एक द्वीप समूह देश है। राजधानी मनीला। आधिकारिक भाषाएं फिलिपिनो अंग्रेजी। मुद्रा फिलिपिनो पेसो। राष्ट्रपति बोगबोंग मार्कोस। उपाध्यक्ष सारा दुतेर्तो। नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल्स ऑफ द फिलीपींस, नेशनल शील्ड एंड कोट ऑफ आर्म्स, नेशनल लैंग्वेज फिलिपिनो, नेशनल जेम फिलिपिनो पर्ल, नेशनल बर्ड फिलिपिनो ईगल, नेशनल ट्री नारा, नेशनल एंथम लुपेज हेनिरेज, नेशनल स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट आर्निस। लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न। टंडन एक स्वतंत्र कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के अभियान में सक्रिय रूप से शामिल थे। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 6 नवंबर 2024। उद्देश्य लोगों को पर्यावरण पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना।